बहुत साल पहले की बात है। कालीपुर के जंगल में एक भेड़िया रहता था। भेड़िया बहुत ही चालाक और बुद्धिमान था। एक दिन भेड़िया खाने के तलाश में जंगल में जाता है। पूरे दिन जंगल में इधर उधर घूमता रहता है। कुछ देर बाद शाम भी हो जाती है, लेकिन भेड़िए को कोई शिकार नहीं मिला। फिर थका हुआ भेड़िया अपने घर लौट आता है। मुझे लगता है इस जंगल में शिकार करने के लिए कोई छोटे मोटे जानवर नहीं है। अगर हर दिन ऐसा ही चलता रहा तो मेरा हालत बहुत खराब हो जाएगा। कल मैं जंगल के दूसरी तरफ जाऊंगा, देखूं कोई शिकार मिलता है या नहीं। अगले सुबह भेड़िया जंगल के दूसरी तरफ चला जाता है, लेकिन आज भी पूरे दिन इधर उधर भटकने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। फिर वो थक कर शाम होने से पहले घर लौट आया। नहीं नहीं, रोज रोज ऐसे नहीं चल सकता। कल मुझे गांव के तरफ जाना होगा, वहां मुझे कुछ ना कुछ खाना जरूर मिलेगा। इस प्रकार भेड़िया एक और दिन बिना भोजन किए बिता देता है। अगले दिन भेड़िया बहुत जल्द गांव की ओर निकल जाता है। भूख से परेशान भेड़िया जंगल के पास ही एक गांव में चला गया। गांव के पास जाकर वो एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर कहा, शायद इस गांव में मुझे कुछ खाने को मिल सकता है, लेकिन इधर मुझे बहुत सावधानी से जाना होगा। अगर कोई इंसान मुझे देख लिया तो पीट पीट कर मेरा हालत खराब कर देगा। भेड़िया गांव वालों से आंख बचाता हुआ गांव के अंदर घुस गया और खाना ढूंढने लगा। कुछ देर घूमने के बाद उसे एक घर के बाहर मुर्गी दिखाई देता है। अरे वाह, कितनी मोटी ताजी मुर्गी है। आज तो यही मेरा भोजन बनेगी। कितनी स्वादिष्ट लग रही है। इसे देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया है। किसी भी हालत में इसे पकड़ना ही होगा। ये कहकर भेड़िया धीरे धीरे मुर्गी के पास गया और झट से मुर्गी को पकड़कर गांव के बाहर चला जाता है। गांव से थोड़ी दूर जाकर भेड़िया एक पेड़ के नीचे रुक जाता है। इस मुर्गी को तो देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। अब आराम से बैठकर इसका स्वाद लूंगा। आखिर इतनी बढ़िया मुर्गी हर रोज थोड़ी ही खाने को मिलती है। मैं अभी इसे खा लेता हूँ, नहीं तो कोई आ जाएगा। ये कहकर भेड़िया बिना देर किए मुर्गी को खाने लगता है। इधर पेड़ के ऊपर बैठा एक कौवा भेड़िया को देख लेता है। अरे वाह, ताजी ताजी मुर्गी, बची कुची तो हमें भी खाने को मिल जाएगी। आज तो बढ़िया दावत हो जाएगी। मुझे अभी सारे दोस्तों को बुलाना होगा। आज सब मिलकर मजे से मुर्गी का मांस खाएंगे। ये कहकर कौवा बहुत तेज काव काव करके चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर उसके सारे दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं और सब मिलकर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। ठीक उसी समय दो आदमी वहाँ से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने कौवे के चिल्लाने की आवाज सुनी और वहीं रुक गए। अरे, ये कौवे इतनी तेज बिना रुके लगातार काव काव किए जा रहे हैं। कौवे का इस तरह लगातार चिल्लाना मुझे स्वाभाविक नहीं लग रहा है। क्या कहते हो तुम? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। मैंने तो सुना है
कि इतनी सारे कौवे एक साथ काव काव तभी करते हैं जब उन्हें किसी मुसीबत के समय अपने साथियों को बुलाना होता है। ठीक है, तो फिर चलो एक बार वहाँ चलकर देखते हैं क्या चल रहा है। फिर वो दोनों चलते चलते उसी पेड़ के नीचे आ जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही उनकी नज़र पेड़ के नीचे बैठे भेड़िए पर पड़ती है, जो बिना किसी की परवाह किए खाने का मजा ले रहा था। अरे, ये मुर्गी तो हमारे गांव की है। इसका मतलब ये भेड़िया गांव में घुसकर मुर्गी को पकड़ के लाया है। अरे भाई, तुम्हें कैसे पता कि ये मुर्गी हमारे गांव का ही है? जंगल के मुर्गी भी तो हो सकता है। अरे भाई, मुझे काम के सिलसिले में हमेशा जंगल में जाना पड़ता है, इसलिए मैं अच्छी तरह से जानता हूँ इस जंगल में कोई मुर्गी नहीं है और हमारा गांव इसी जंगल के बगल में है। इसलिए मैं कह रहा हूँ भेड़िए ने इस मुर्गी को हमारे गांव से पकड़ कर लाया है। इसका मतलब ये भेड़िया गांव में भी घुसने लगे। आज तो सिर्फ मुर्गी चुराई है, अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो एक एक करके सभी जानवर गांव में घुसकर हमें भी खा जाएंगे। हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। ये कहकर दोनों आदमी भेड़िए के पास जाते हैं और उसे मार मार के भगा देते हैं। मार खाकर भेड़िया मुर्गी को छोड़कर ही वहां से भाग जाता है। ये सब देखकर कौवे बहुत खुश होते हैं। फिर दोनों आदमी वहां से चले जाते हैं। उसके बाद कौवे बचे हुए मुर्गी पर टूट पड़ते हैं। इधर थोड़ी दूर पर झाड़ियों के पीछे से भेड़िया ये सब देख लेता है। अच्छा, तो ये सब इन कौवों की वजह से हुआ है। इसका बदला तो मैं इन सब से लेकर रहूंगा। मैं इन कौवों को नहीं छोड़ूंगा। सबने मिलकर आज मेरे मुंह का निवाला छीन लिया है। मैं बदला जरूर लूंगा। फिर भेड़िया गुस्से में वहां से चला जाता है। उस दिन के बाद से भेड़िया उन सभी के ऊपर नजर रखने लगता है। वो अपना बदला लेने का मौका ढूंढता रहता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन आसमान काले बादल से छा जाते हैं और थोड़ी ही देर में आंधी तूफान के साथ बहुत तेज बारिश होती है। इसकी वजह से कौवे के घोंसले टूट जाता है। भेड़िया दूर से ये सब देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, हाँ, बदला लेने का सही समय आ गया है। आज मैं इन कौवों को नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने जाल में इन सबको फंसाऊंगा। परिस्थिति का फायदा उठाते हुए भेड़िया कौवों के पास आ जाता है। अरे भाइयों, तुम सभी के घोंसले तो टूट गए और देखो तो ठंड की वजह से तुम सब कितनी बुरी तरह कांप भी रहे हो। तुम सब एक काम करो, इस बरसात से बचने के लिए मेरी गुफा में जा सकते हो। वहाँ तुम्हें ठंड भी नहीं लगेगी और 2-4 दिन आराम से रह भी सकते हो। नहीं नहीं भेड़िए भाई, हम तादाद में बहुत सारे हैं, तुम्हें परेशानी होगी। हम नहीं चाहते कि इस संकट की घड़ी में तुम हमारे लिए मुसीबत में पड़ो। कैसी परेशानी? मेरी गुफा बहुत बड़ी है, चिंता मत करो। तुम सब मेरी गुफा में आराम से रह सकते हो। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी और मुसीबत के समय कोई पड़ोसी ही तो मदद के लिए आगे आता है ना? ठंड और बारिश से बचने के लिए वो सभी भेड़िए के बात मान लेते हैं और उसके साथ गुफा में चले जाते हैं। इस प्रकार उन सभी ने वो रात
भेड़िए के गुफा के अंदर ही बिता देते हैं। लेकिन अगले दिन बारिश ना रुकने के कारण कौवों को उस गुफा के अंदर ही रहना पड़ता है। इस प्रकार एक और रात बीत गई, लेकिन अगली सुबह उन सब में से एक कौवे कम हो जाता है। फिर एक कौवा भेड़िए से पूछता है, भेड़िया भाई, हमारे एक साथी कम है, क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ गया है? हमें बहुत चिंता हो रही है। हाँ भाई, उसका कहना था कि वो अपना काम खुद कर सकता है, मेरा एहसान नहीं लेना चाहता, इसीलिए कल रात ही गुफा छोड़कर चला गया और कह कर गया है कि नया घोंसला बनाकर तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। इसीलिए तब तक मुझे तुम सबका ख्याल रखने के लिए कहा है। हो सकता है कि वो हमें बताना भूल गया है। कौवे की बात मानकर वो सब निश्चिंत होकर बैठा रहा। इसी तरह और एक रात बीत जाती है। अगली सुबह बाकी बच्चे कौवे में से और एक कौवा कम हो जाता है। भेड़िया भैया, आज भी एक कौवा कम हो गया है, वो कहाँ गया? उसका कहना था कि बाहर गए साथी की याद आ रहा है, इसीलिए वो कल रात ही उसे ढूंढने चला गया। बाहर बारिश अभी रुकी नहीं है, तुम सब निश्चिंत होकर रहो, मैं हूं ना, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जब बारिश रुकेगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा, फिर तुम सब अपने घर चले जाना। एक बार फिर कौवे ने सच जाने बिना भेड़िए पर भरोसा कर लेते हैं और वहीं रह गए। फिर रात होते ही बचे दो कौवे जब सो जाते हैं, तब भेड़िया अपना बदला पूरा करने के लिए पिछले 2 रातों की तरह धीरे धीरे उनके पास आता है और बाकी सभी कौवों की तरह बचे हुए कौवों को भी खा जाता है। आज मेरा बदला पूरा हो गया। उस दिन तुम सबने मेरे मुंह का भोजन छीन लिया, मैंने आज तुम्हें खाकर अपना बदला ले लिया। ये कहकर भेड़िया मन ही मन बहुत खुश होता है। फिर वो गुफा से निकलकर जंगल के अंदर चला जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। बहुत दिनों पुरानी बात है। चंबल नगर में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बनराज नाम का एक शेर का शासन था। बनराज के शासन में जंगल के सभी प्राणी बहुत ही सुख शांति से जिंदगी गुजर रहे थे। बनराज एक अच्छा राजा था। वो जंगल के जानवरों की अच्छी तरह से ख्याल रखते थे। राजा को लेकर जंगल के जानवरों की कोई शिकायत नहीं थी। इस तरह कुछ साल बीत जाता है। बनराज अब काफी बूढ़ा हो चुका था। उसका सिर्फ एक ही बेटा था जिसका नाम शेरू था। शेरू बहुत ही आलसी, निकम्मा और मूर्ख शेर था। वो पूरा दिन सोता रहता था, अपने लिए शिकार का प्रबंध भी नहीं करता था। एक दिन बनराज अपने बेटे को पास बुलाया और कहा, बेटा शेरू, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और अपनी अंतिम दिन गिन रहा हूँ। मुझे कभी कभी तुम्हारी बड़ी चिंता होती है। इसमें चिंता करने की क्या बात है पिताजी? आपके मरने के बाद मैं ही तो राजा बनूंगा इस जंगल का। हाँ बेटा, जानता हूँ, मुझे तो इसी बात की चिंता रहता है। और तुम्हें तो अभी तक शिकार करना भी नहीं आता। अपना खाना कैसे जुटाओगे बेटा? मैं एक शेर हूँ पिताजी, मुझे भला शिकार करने की क्या जरूरत है? जंगल के इतने प्राणी शिकार करते हैं, मैं उनके किए गए शिकार से थोड़ा सा मांस खाकर
अपना गुजारा कर लूंगा। आप मेरे लिए बिल्कुल चिंता मत करिए पिताजी। बेवकूफ, मुझे पक्का यकीन है तुम राजा बनने के बाद सारे जंगल का सत्यानाश कर दोगे। जंगल का सुख शांति कुछ भी नहीं रहेगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? क्या मैं जंगल का सत्यानाश कर सकता हूँ? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। सच तो यह है कि तुम शेर के नाम पर एक कलंक हो। मैंने अपने जीवन में तुमसे बड़ा आलसी और निकम्मा शेर कभी नहीं देखा। मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ, वरना मैं गुस्से से कुछ कर ना बैठूं। तुम राजा बनने के लायक नहीं हो। चले जाओ मेरे सामने से। कुछ दिन बाद वनराज मर गया। फिर शेरू अपने आप को जंगल का राजा घोषित कर दिया। राजा बनने के बाद शेरू जंगल के सभी जानवरों की एक सभा बुलाई। मेरे प्यारे जंगलवासियों, तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से मैं इस जंगल का राजा हूँ। तुम सब अच्छी तरह से जानते हो कि मुझे नींद बहुत आती है, इसलिए आज से तुम सब जो भी शिकार करोगे उसका आधा हिस्सा मेरी गुफा तक पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना कहकर शेरू गुफा के अंदर चला गया और सारे जानवर गुस्से में लाल होकर वहां से वापस आ गए। उस दिन के बाद से हर रोज ऐसा ही चलता। जानवर मेहनत करके शिकार करते थे और आधा हिस्सा शेरू की गुफा तक पहुंचा देते थे। एक दिन दो लकड़बग्घे एक मांस के टुकड़ा लेकर आपस में झगड़ते हुए शेरू के पास आए। महाराज, मैंने बड़ी मेहनत से एक हिरन का शिकार किया था, मगर इसने मेरा शिकार चुरा लिया और मुझे वापस भी नहीं दे रहा है। नहीं महाराज, ये झूठ बोल रहा है। मैंने किसी का कोई शिकार नहीं चुराया, बल्कि ये शिकार मैंने किया है। मैं सच बोल रहा हूँ महाराज। महाराज, आप ही कोई फैसला कीजिए और मुझे मेरा शिकार लौटा दीजिए। दोनों की बात सुनकर शेरू ने थोड़ा सोचकर बताया, तुम दोनों ने मुझे नींद से जगा दिया। तुम दोनों इस मांस के टुकड़े को यहाँ रखकर जा सकते हो। अब ये मांस मेरा है और यही मेरे न्याय है। बोलो, कैसा लगा मेरा न्याय? ठीक है, अब तुम जा सकते हो। राजा की बात सुनकर दोनों लकड़बग्घे मुंह लटकाकर गुफा से बाहर चले गए। इससे तो अच्छा होता कि हम दोनों आधा आधा मांस बांटकर खा लेते। तुम सही कह रहे हो भाई। ये राजा काम चोर ज्यादा लगता है। मैं तो समझता था कि ये केवल आलसी ही है, लेकिन अब पता चला कि आलसी के साथ साथ मूर्ख भी है। एक दिन इसे आलस की अंजाम भुगतना होगा। ऐसे ही दिन बीतता गया। एक दिन एक लोमड़ी गुस्से में आकर अपने पति से बोली, आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? मुझे और बर्दाश्त नहीं हो रही है। तुम कहना क्या चाहती हो? जरा खुलकर बताओ मुझे, तभी तो मैं समझूंगा। हर रोज हम बहुत मेहनत से शिकार करते हैं और उसका आधा हिस्सा शेर महाराज खा जाते हैं। अब मैं तुम्हें बोल देती हूँ, आज से मैं अपना हिस्सा राजा को बिल्कुल नहीं दूंगी। ऐसा मत बोलो, वो जंगल का राजा है। अगर कहीं उसे पता चल गया तो वो हम दोनों को जान से मार देगा। जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। हमें मारने के लिए तो उसे मेहनत करना पड़ेगा। गुफा से बाहर निकलने से ही तो वो थक जाते हैं। वो तो शेर के नाम पर कलंक है। तुम्हें अगर अपना हिस्सा देना है तो देते रहो, मैं अपना हिस्सा नहीं देने वाली।
इधर एक पेड़ के पीछे से बंदर बड़ी ही ध्यान से दोनों की बातें सुन रहा था। ये सब सुनकर उसे बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो पहले वनराज का सलाहकार था। फिर बंदर शेरू के पास गया और बोला, ये सब कुछ सही नहीं है महाराज। अगर ऐसा ही चलता रहा तो प्रजा में आपका डर खत्म हो जाएगा। देखो बंदर, तुम मेरे पिता के सलाहकार थे, मेरे नहीं। मुझे सलाह देने की कोशिश मत करो। जाओ यहाँ से, मुझे नींद आ रही है। महाराज, मत भूलिए कि आप शेर है। शेर अपना शिकार खुद करके खाता है, ना कि किसी का झूठा शिकार खाना पसंद करता है। हे बंदर, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तुम यहाँ से जाते हो कि नहीं? महाराज, मेरी बात को समझिए। अगर आपका ऐसा ही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब इस जंगल का चूहा भी आपसे नहीं डरेगा। शेरों की प्रजाति बदनाम हो जाएगी। तो तुम चाहते क्या हो? जरा मुझे खुलकर बताओ। मैं चाहता हूँ कि आप शेर बने और अपने आलसीपन को बदले, नहीं तो दूसरे जंगल का शेर इस जंगल पर कब्जा कर लेगा। हाँ, तो अच्छी बात है। मैं उससे संधि कर लूंगा और फिर आराम से सोता रहूंगा और मुफ्त का मांस खाता रहूंगा। अब तुम जा सकते हो, मुझे नींद आ रही है। बंदर बहुत गुस्से में वहां से निकल गया। कुछ ही दिनों बाद जंगल में शेर का खौफ खत्म हो गया। अब जंगल का कोई भी जानवर अपना शिकार का हिस्सा उससे नहीं देता था। इधर भूख के मारे शेरू गुफा से बाहर निकलने पर मजबूर हो गया। थोड़ी दूर जाने के बाद शेरू ने देखा कि एक तेंदुआ अपना शिकार खा रहा था। तभी वो तेंदुए के पास पहुंच गया। अरे ये तेंदुए, क्या तुमने मेरा आदेश नहीं सुना? आखिर तुमने शिकार का हिस्सा मेरी गुफा तक क्यों नहीं पहुंचाया? गलती हो गई महाराज, आगे से पहुंचा दिया करूंगा। मुझे गलती हो गई। ठीक है, अब जाओ यहाँ से। तुम्हारी सजा यह है कि अब ये मांस पूरा मैं ही खाऊंगा। अब जाओ मेरे सामने से। शेरू मांस का टुकड़ा लेकर वहां से चला गया। तब तेंदुआ दुखी होकर बोला, मेरा शिकार खाते हुए इसे शर्म नहीं आई? इस आलसी राजा को किसी दिन सोते हुए इस पर हमला करके इसे मार दूंगा। सारे जंगल के जानवर चैन की सांस लेंगे। आलसी भुक्खर कहीं का। इधर शेरू मांस का टुकड़ा लेकर चलते हुए बोला, इस ताजे मांस को तो मैं तालाब के किनारे बैठकर आराम से खाऊंगा। आखिर मुझे खाने के बाद पानी भी तो पीना है, नहीं तो आलस में मुझे कई दिनों तक प्यासा रहना पड़ता है। तालाब के किनारे बैठकर खाने का मजा ही अलग है। शेरू तालाब के किनारे बैठकर मांस के टुकड़े को खाने ही वाला था। तभी उसके मुंह से मांस का टुकड़ा पानी में गिर गया। अरे अरे, ये क्या हो गया? ये मांस तो तालाब के अंदर गिर गया। बड़ी मुश्किल से मुझे ये मांस मिला था। अब मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। शेरू तालाब के किनारे दुखी होकर खड़ा था। तभी तालाब का पानी पूरी तरह से उबलने लगा और देखते ही देखते उसमें से गरम गरम भाप निकलने लगी। तभी उस भाप के अंदर से जलदेवी निकल आई और बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे तालाब में मांस का टुकड़ा फेंकने की? तुम जानती हो तुम किससे बात कर रही हो? मैं इस जंगल का राजा हूँ। मुझे माफ कर दीजिए जंगल का राजा, मैं आपको समझ नहीं पाई। मुझे लगा कोई साधारण जीव होगा, इसीलिए अनजाने में कह दी। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम हो कौन? मैं इस तालाब की देवी हूँ। ये तालाब भी
आपके जंगल के भीतर है, तो इस नाते आप मेरे भी राजा हुए। तो फिर अपने राजा के आदेश का पालन करो। मेरे मांस के टुकड़े मुझे वापस करो। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। लेकिन वो तो संभव नहीं है जंगल के राजा। मांस के टुकड़ों के बदले आप जो कुछ भी मांगना चाहते हो वो मैं आपको देने को तैयार हूँ। जलदेवी की बात सुनकर शेरू क्रोधित होकर बोला, बेवकूफ, तुम्हें पता है कि कितनी मुश्किल से मैं उस मांस के टुकड़े को तेंदुए से छीना था। शाम होने वाली है, भूख से मेरा दम निकल जा रहा है। शेरू की बात सुनकर जलदेवी रेहत भरी नजरों से शेरू की ओर देखने लगी। क्या मैं तुमसे जो कुछ भी मांगूंगा तुम वो दे सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप जो भी मांगेंगे मैं आपको दे सकती हूँ। आप बताइए। तो फिर सुनो, मेरी हमेशा से एक तमन्ना थी कि काश कोई मेरा बड़ा भाई होता जो इस जंगल को संभालता और मैं आराम से राजा बनकर सोता रहता और बैठे बैठे मांस खाता रहता। जंगल में एक ही राजा होता है। अगर आपका कोई भाई होता तो वो आपको जीवित नहीं छोड़ता। लेकिन जैसी आपकी इच्छा को पूरा करना मेरा कर्तव्य है। जलदेवी की इतना कहते ही तालाब के अंदर से शेरू की तरह ही एक शेर दहाड़ता हुआ निकलकर आ गया और जलदेवी वहां से गायब हो गई। तब शेरू उसकी ओर देखकर बोला, तुम मेरे छोटे भाई हो और मैं तुम्हारा राजा। जाओ, मेरे लिए जंगल में शिकार करो और मेरे सामने लेकर आओ। ये मेरा आदेश है। क्या तुम्हारा दिमाग तो सही है? जंगल का राजा तो मैं ही बनूंगा। ये कहकर उस शेर ने शेरू के ऊपर आक्रमण कर दिया और उसे मार दिया। और उस दिन के बाद वो शेर उस जंगल का राजा बन गया और सभी जानवरों ने चैन की सांस ली।